Well, guys, good morning. So, welcome to the brand new session. ब्रांड न्यू सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, यूपी आई मीन स्टेट पीएससीज के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी. तो हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारे सब्जेक्ट को सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं. सो इसी दौरान हमने कर लिया है, तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया था. रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना. कंपनी जो थी वो किस तरह से अपना शासन जो है, अपना रूल जो है इंडिया में कैसे लेके आई, है ना, क्या क्या हुआ, है ना. उसके बाद हमने पढ़ा कि जो तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, क्या चैलेंजेस थे उसमें, है ना. तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, हमने वो भी पढ़ा था, है ना. उसके बाद कॉर्नवालिस जब इंडिया आया था, है ना, तो ही वांटेड कि उसको, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी ना, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो आर्मी का कमांडर था वो अलग से एक पोजीशन होती थी. तो ही वो क्या चाहता था, गवर्नर जनरल भी खुद बनना चाहता था और आर्मी की पोजीशन, आर्मी कमांडर की पोजीशन भी लेना चाहता था, साथ में वीटो पावर चाहता था वो अपनी काउंसिल में, है ना. तो ये हमने डिस्कस किया था. तो उस टाइम पे एक एक्ट आया था 1786 में, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना. आज हम करने वाले हैं 1793 का एक्ट. इससे पहले कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो आप लोगों ने रेज किए हैं. जैसे कि गहना का कंसर्न है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सर थोड़ा सा हिंदी में टर्म्स को बता दीजिए. सो गहना, थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हैं, विच इज़ आई आई रियली अप्रिशिएट. हिंदी में जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है ना. तो ये आपको देखेंगे एग्जाम में भी ऐसे ही देखेंगे, वो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था. उसमें बहुत ज़्यादा हिंदी है नहीं टर्म्स में, है ना. तो आगे जैसे जैसे कोर्स पढ़ेगा आपको दिखाई देगा, आपको दिखेगा कि मैं सारी की सारी टर्म्स को हिंदी में भी बोलूँगा. तो ये बायलिंगुअल कोर्स है, आप टेंशन मत लें. सारी की सारी जो टर्म्स हैं मैं हिंदी में भी इनको कवर करूँगा. इसके अलावा एक और एस्पायरेंट हैं, उन्होंने लिखा है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए, एमसीक्यूज बेसिकली. सो बिल्कुल हमारा प्लान यही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली मैं इंक्लूड करूँगा. तो मेरा क्या प्लान था, क्योंकि ये वीडियोस आधा आधा घंटे की हो रही हैं, है ना, छोटी छोटी वीडियोस हैं, तो मैं सोचा था एक बड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाता है तो फिर एक पूरा सेशन कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. सो आप टेंशन मत लें, ठीक है. हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या अभी तक आए हैं और क्या बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम एक सेशन ले लेंगे, ठीक है. बोले. सो आज का टॉपिक हम चलते हैं. सो आज हम करने वाले हैं एक्ट ऑफ 1793, है ना. तो ये जो सेशन है दैट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग नंबर 4, एक्ट ऑफ 1793, ठीक है. सो अब हम देखेंगे कि इस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1793 के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम जरा, ठीक है. पहला तो क्या था, फर्स्ट इसका चेंज क्या था, ठीक है. तो आपको पता ही है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या मिला था, एक ओवरराइडिंग पावर मिल गई थी अपनी काउंसिल के ऊपर फ्रॉम एक्ट ऑफ 1786 से मिल गई थी. मतलब ओवरराइडिंग का मतलब है क्या ना, ओवरराइडिंग का मतलब है कि कुछ काउंसिल ने कुछ बोला, है ना, और उसको बिल्कुल ही उलट दिया, या काउंसिल की बात नहीं माननी. वो वाली जो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 से मिली थी, वही जो पावर थी वो बाकी जनरल्स को भी, जो फ्यूचर के गवर्नर जनरल आएंगे या गवर्नर, जो प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स होंगे, उनको भी ये पावर दे दी जाएगी, ठीक है. कि अपनी जो काउंसिल है ना, उसकी जो पावर्स है, उससे वो भी कुछ भी कर रहे हैं उसको ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है. एक तो 1793 का पहला ये था कि ओवरराइडिंग पावर मिल गई है फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स को भी, ठीक है. एक तो ये पार्ट हुआ. सेकंड पार्ट क्या था, जो गवर्नर जनरल के जो था ना, ठीक है, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको मोर पावर्स दे दी गई थी. कहने का मतलब ये है कि बॉम्बे और मद्रास में जब भी गवर्नर जनरल रहेगा,
अब अगर हमारा जो गवर्नर जनरल बंगाल का है, अगर वो विजिट करता है बॉम्बे और मद्रास में, तो वो क्या होगा, वो सुपीरियर होगा। जितनी भी अथॉरिटी है मद्रास या बॉम्बे के गवर्नर की, सबको सुपरसीड कर देगा, मतलब सबसे सुपीरियर हो जाएगा, तो कहने का मतलब बॉस हो जाएगा। तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स, अगर ये हमारे गवर्नर जनरल अगर उस पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो सुपर पावर्स जो होंगी वो गवर्नर जनरल के पास होंगी, वो सुपरसीड कर जाएंगे उसकी अथॉरिटी को, गवर्नर जनरल जो बंगाल और मद्रास के। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड क्या था, जो ट्रेड मोनोपोली थी, आप ये बता, जो चार्टर एक्ट्स क्या थे, 20 ईयर्स के बाद आ रहे थे, है ना। तो 1773 में आया, फिर इसके बाद 20 ईयर्स में आना चाहिए था, तो 1793 में आया। ठीक है, उसके बाद फिर 20 ईयर होगा तो 1813 में भी आएगा, फिर 1833 में आएगा, फिर 1853 में आएगा। ठीक है, तो उसमें बेसिकली एक चीज़ कही गई, 1773 में उसको 20 ईयर्स का एक्सटेंशन मिला, 1793 में आया, तो इस एक्ट में भी लिखा गया कि इनको ट्रेड मोनोपोली जो है वो हम 20 साल के लिए और देते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, ट्रेड मोनोपोली मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों के अलावा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई नहीं है जो यहाँ ट्रेड कर सकता है। समझ आ गया, मतलब हम ही हैं, मतलब जो कुछ भी है ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अलावा कोई आके वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी अगले 20 सालों तक। ये आगे चलते हैं। नाउ इसमें एक चीज और हुई थी, अगर आपको पता होगा, है ना, 1786 से पहले कमांडर इन चीफ था, किसका, आर्मी का, वो काउंसिल का पार्ट हुआ करता था अलग से। ठीक है, 1786 में क्या हुआ, कॉर्नवालिस ने बोला कि मुझे कमांडर भी बनने का है और मुझे गवर्नर जनरल तो बनने का ही है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, काउंसिल से ये जो पोस्ट थी गवर्नर, ये कमांडर इन चीफ वाली, वो कॉर्नवालिस ने ले ली, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अगर देखोगे गवर्नर जनरल और तुम्हारा कमांडर इन चीफ एक ही हो गया बंदा। बट 1793 में क्या बोला, 73 में क्या था, मतलब 1786 से पहले था, अगर आप आर्मी के कमांडर है ना, ठीक है, तो आप एक्स ऑफिशियो गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट रहेंगे, मतलब ये था, राइट। बट 1793 के बाद क्या हो गया, उन्होंने ये बोला कि गवर्नर जनरल का काउंसिल का जो पार्ट रहेगा, ये कमांडर इन चीफ, जरूरी नहीं। जैसे पहले क्या था, एक्स ऑफिशियो, मतलब अगर आप कमांडर इन चीफ बन गए हैं तो आप ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल की काउंसिल का पार्ट हो गए। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, आप जो गवर्नर एंड जनरल काउंसिल की का पार्ट तभी होंगे जब आपको अपॉइंट किया जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब पार्ट समझ आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज और कही गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ पे था, इंग्लैंड में था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसका जो स्टाफ हो गया, जो भी है, राइट, उसको पे किया जाएगा कहाँ से, इंडियन रेवेन्यू से। इंडियन की गलत करती है, इंडियन रेवेन्यू से पे करेंगे। तो अगर आप देखोगे, और कंपनी ने को एक चीज़ और बोली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, भाई साहब एक काम करोगे, आप अपना सारा खर्चा वर्चा निकाल लोगे, उसके बाद 5 लाख रुपए हमें इंडियन साथ रेवेन्यू से चाहिए एवरी ईयर। समझ आ गया। तो अगर ये देखोगे, एक्ट ऑफ 1793 से ही तुम्हारा ड्रेन ऑफ वेल्थ काइंड ऑफ स्टार्ट हो गया है, कि निष्कासन ऐसे बोलते हैं ना, धन का निष्कासन स्टार्ट हो गया है 1793 से ही। ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी ना उन्होंने। तो धन की निकासी अगर आप देखोगे 1793 में ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है ना। इंडियन रेवेन्यू से भाई साहब आप सैलरी पे करोगे, भाई आपका स्टाफ है, आपका काम कर रहा है, राइट, बट आप इंडियन रेवेन्यू से जो भी होगा तो आप उसको सैलरी वैली पे करेगा, तो इंडियन रेवेन्यू से पे करेगा, 5 लाख रुपए भी आपको इंडियन रेवेन्यू से देने पड़ेंगे। समझ आ रहा है, तो काइंड ऑफ जो धन की निकासी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गई है 1793 से।
आगे चलते हैं। एक चीज और इस एक्ट में बोली गई कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की, वो क्राउन के लिए करी है। क्राउन के लिए की है भाई साहब, खुद के लिए नहीं की है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन था, पॉलिटिकल फंक्शन में टेरिटरी एक्वायर कर लेना, किसी की जमीन छीन लेना, है ना, किसी रूलर को हरा देना, उसको अपने अधीन कर लेना, संधि करना, ट्रीटीज करना, है ना, वॉर इंडेमनिटी में बड़े पैसे मांगते थे ये लोग, ये सब कुछ था ना, वो पॉलिटिकल फंक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसने लिखा, बोलता है कि इट एस्टैब्लिश दैट एक्विजिशन ऑफ sovereignty by the subject of the crown कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, is on the behalf of the crown, right, not on its own right, अपने लिए नहीं था, ये क्राउन के लिए है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको 1773 के टाइम पे बताया था ना, ठीक है, कि कंपनी जो थी दैट वाज नॉट मेयरली ए कंपनी। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन खुद कह रहा है कि भाई साहब जो टेरिटरी एक्वायर ये लोग कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही है टेरिटरी एक्वायर, वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो हमारे लिए कर रही है। समझ आया? ठीक है, उसके बाद क्या था, इसमें एक चीज बहुत 1793 में एक चीज स्टार्ट हुई जो आज का, इन चाइना है ना, चाइना में हमारे साथ, चाइना हम पे ट्रस्ट नहीं करता, मतलब बहुत सारे ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं चाइना और हमारे बीच में। चाइना का जो नॉर्मल शहरी है, जो उनका नॉर्मल नागरिक है, जो सिटीजन है, राइट, बहुत डिस्ट्रस्ट है उनका हमारे बीच में। उसका एक वजह, उसकी जो एक वजह है वो ये एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ था, 1793 में कंपनी को एक अथॉरिटी दे दी गई थी। क्या अथॉरिटी थी कि वो क्या कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है ना उनको लाइसेंस दे सकती है के लिए। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, उनको कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, उनको एक लाइसेंस दे सकती है, भाई साहब आप हमारे भी पे ट्रेड करिए। ठीक है, इसको बोलते थे कंट्री ट्रेड और प्रिविलेज, इस तरह प्रिविलेज ट्रेड और कंट्री ट्रेड, ये हम बोलते थे इस पर्टिकुलर चीज़ को, कि किसी भी एम्प्लॉय, नॉर्मल शहरी को आपने एक राइट दे दिया कि आप भाई साहब ट्रेड कर सकते हैं बिहाफ पे। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा ओपीएम जो था, एक, आप अभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे ट्रेड बैलेंस। ठीक है, इस ट्रेड बैलेंस को चाइना के साथ करने के लिए अंग्रेजों ने ये अफीम वाला नाटक स्टार्ट किया था। बेसिकली ओपीएम जो था, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है चाइना को उस दौरान, और चाइना को लग रहा था ये सब कुछ इंडियंस कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली नशा किसी कंट्री में डालोगे तो आपको उसके डिसएडवांटेज तो दिखेंगे ही, है ना, चीज़ें तो दिखेंगी कैसे, जैसे पंजाब में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं नशे में। सिमिलरली उस टाइम पे चाइना को भी दिख रहा था वो अफीम भी आ रही है, अफीम कहाँ से आ रही है, अफीम कैसे आ रही है, इंडियन से क्या आ रहे हैं। तो एक जो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वो आज तक है, चाइना हम पे यकीन नहीं करता। हाँ, चाइना यकीन नहीं करता, एज इन चाइना के सिटीजन जो हैं वो बड़ी डिस्ट्रस्ट के साथ हमें देखते हैं कि इतनी अफीम जो है इंडिया से चाइना गई हुई है उस दौरान। उनको नहीं पता ना, अंग्रेज हमसे ये सब कुछ करवा रहे थे, बट उनके लिए हम इंडियंस ही थे। ठीक है, तो इनको जो कंट्री ट्रेड और प्रिविलेज ट्रेड मिला है 1793 से, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को ये लाइसेंस दे सकते थे, कंपनी के एम्प्लॉयज को लाइसेंस दे सकते थे, उससे क्या हुआ, ओपीएम ट्रेड स्टार्ट हो गया चाइना का। अब आप बाद में देखेंगे चाइना अफीम के वॉर्स भी, ओपीएम वॉर्स भी हुए। ठीक है, सो दिस वाज द एक्ट ऑफ 1793। तो मोटा मोटा याद कर लेते हैं। एक तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी, व्हाट यू कॉल दैट, ओवरराइडिंग पावर, वो कंटिन्यू होती है फ्यूचर जनरल गवर्नर जनरल्स को, और गवर्नर्स जो प्रेसिडेंसीज थे उनको भी। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल किसी पर्टिकुलर मद्रास या बॉम्बे में पहुंच जाता है तो वो उन गवर्नर्स की अथॉरिटी को सुपरसीड कर देगा। ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ा दी जाती है। ठीक है,
तो कमांडर इन चीफ होगा, जैसे पहले एक्स ऑफिशियो होता था कि गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट रहेगा, बट वो बंद कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट कमांडर इन चीफ तभी बनेगा जब उसको अपॉइंट किया जाएगा। एक्स ऑफिशियो टाइप खत्म हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और बोली गई कि जो सैलरीज होंगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की या फिर उनके स्टाफ की, वो सारी की सारी सैलरीज अब पे होंगी रेवेन्यूज से। साथ में कंपनी को बोला गया कि आप 5 लाख रुपए पे करेंगे क्राउन को फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। मतलब अपना प्रॉफिट प्रॉफिट जो निकालो ना निकालो, दैट्स अप टू यू। उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए थे। ठीक है। जो क्राउन ने इस एक्ट में एक चीज़ और बोली है कि जो भी आप टेरिटरी एक्वायर कर रहे हो इंडिया के अंदर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो क्राउन के लिए। ठीक है। उसके साथ इनको जो कंपनी एम्प्लॉयज़ थे या कंपनी को राइट मिल गया था कि वो ट्रेड लाइसेंसेस भी दे सकती है ना, और या कंपनी एम्प्लॉयज़ को भी दे सकती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओपीएम का एक्सपोर्ट बढ़ा चाइना में। ठीक है जी। सो दिस वाज लाइक एक्ट ऑफ 1793। अगला हम एक्ट 1813 करेंगे। ठीक है। आप गाइस सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ रविंदर सिंह अंडरस्कोर IAS। टेलीग्राम आईडी रविंदर IAS है। यहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। गहना, शायद आपने ये वाला पार्ट देखा नहीं था जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि टेलीग्राम आईडी आपको है। आप टेलीग्राम सॉरी रविंदर अंडरस्कोर IAS पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा। ठीक है। सो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। सो अगला पार्ट बचता है हमारा अब 1813 के बाद 1833, और हम पढ़ेंगे 1853। यहाँ पे हमारे जो कंपनी वाले जितने रेगुलेशंस आए हैं, जितने एक्ट आए हैं, वो हम खत्म कर लेंगे। गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, ज़रूरी नहीं है कि वो IAS PCS की कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की, हर एक में ये पॉलिटी का कोर्स उनकी मदद करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन अहेड। जय हिंद गाइस। थैंक यू। हैव अ गुड वन। बाय बाय।